प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भारत का भौतिक पर्यावरण पर अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने प्राकृतिक वनस्पति जो अध्याय था उसको कंप्लीट किया। और लास्ट में हमने पढ़ा था प्राणी वन्य जीवन किस प्रकार का है और जैवमंडल बायोस्फीयर क्या होते हैं, इस पर हमने चर्चा की। अब हम इस बुक के अंतिम अध्याय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर मृदा वाला जो है, सॉइल चैप्टर जो है, ये अंतिम चैप्टर होगा आपका 2021 में जो वार्षिक परीक्षाएं कक्षा 11 की संपन्न होगी उसमें इस बुक से ये अंतिम चैप्टर शामिल किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा। इस चैप्टर के बाद हम अपनी एक दूसरी पुस्तक जो है, जो हम जिसका हम अध्ययन कर रहे थे पहले, उसको हम कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो इस पुस्तक का ये अंतिम अध्याय हम बात कर रहे हैं मृदा, सॉइल, इंडियन सॉइल पर हम बात करेंगे कि भारतीय मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं और उसको किस प्रकार से हमने वर्गीकृत किया गया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं। जो जलीय प्रकृति के पौधे होते हैं वो जल में जीवित रहते हैं, जो प्राणी जलीय जीव के प्राणी होते हैं वो जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। देखिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि हमारा जो भोजन है और हमारे जो वस्त्र जो हम पहनते हैं वो मिट्टी में उगने वाली भूमि पर आधारित जो फसलें होती हैं उससे हम प्राप्त करते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों से होता है। मतलब मिट्टी का जो निर्माण होता है वो एक दिन, 2 दिन या 10 दिन की प्रक्रिया नहीं होती, ये एक बहुत लंबे समय की प्रक्रिया होती है। अपक्षय और क्रमण के विभिन्न कारकों जनक सामग्री पर कारक कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करती है। मृदा शेल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। तो मृदा क्या है? मृदा शेलों के द्वारा बनती है, जो मलबा होता है या जो जैव सामग्री होती है, जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं उस सामग्री का सम्मिश्रण, यानी इन सब का कॉम्पोजिशन बनता है और जिस पे पृथ्वी की सतह पर ये विकसित होती हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से उच्चावच, जनक सामग्री जो इसके बनने के लिए प्रमुख होती हैं, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय इसके लिए महत्वपूर्ण होता है किसी भी मृदा को बनने के लिए। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। तो अलग अलग प्रकार की मृदाओं में अलग अलग प्रकार से खनिज के कण विद्यमान होते हैं। ह्यूमस की मात्रा जल और वायु इसमें विद्यमान रहते हैं। उच्चावच, जैसे इसमें एक पॉइंट आया था उच्चावच, यानी उच्चावच के आधार पर भी या उसकी जो जन सामग्री होती है, जो पेरेंट रॉक्स होती हैं, उसके द्वारा भी मिट्टी के निर्माण में काफ़ी योगदान होता है। इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है
यदि हाँ, तो आप पाएंगे कि इस गड्ढे को जब हम खोदते हैं तो अलग अलग परतें मृदा की निकलती है, प्राप्त होती है। क्या इस गड्ढे की मिट्टी की परतें समरूप थी, अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा का रंग अलग अलग थे? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम संस्तर कहते हैं। ठीक है, यानी कि मृदा जो है वो मुख्य रूप से 3 संस्तरों में बांटी जा सकती है। सबसे पहले होता है के संस्तर। सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का, खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल से संयोग होता है। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कितने प्रकार के संस्तर मृदा में पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 3 प्रकार के संस्तर मृदा में पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है के संस्तर। और का जो संस्तर होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जैव पदार्थों का, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल का संयोग होता है, जो किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। उसके बाद हम चर्चा करें के संस्तर। के संस्तर और ग संस्तर के बीच के संक्रमण खंड होता है, जिसके नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नज़र आता है। उसके बाद ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था पर होती है, अतः और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में सोइल प्रोफाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोइल प्रोफाइल। यानी मृदा परिच्छेदिका जो पहले क संस्तर, ख संस्तर और ग संस्तर होता है, इसमें जो सबसे प्रमुख होता है वो क संस्तर होता है, जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्व शामिल होते हैं। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान या आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है रही है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास होता है। तो मृदा जो बनती है, बनने के लिए उसे बेसिक रॉक्स, ठीक है, आधारी चट्टानें, बेसिक रॉक्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके टूटने और फूटने से ही हमारी मृदा का निर्माण होना प्रारंभ होता है। मृदा का निर्माण भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। तो अलग अलग प्रकार से हम भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। उर्वर जो उपजाऊ थी और ऊसर जो अनुर्वर थी। यानी उर्वर मृदा जो कि उपजाऊ होती है, जो कि पौधों को बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। एक होती है ऊसर भूमि, जो कि पौधे को बढ़ने में या उसके विकसित होने में बाधा उत्पन्न करती है या नहीं हो पाती उपजाऊ, जो मृदा होती है उपजाऊ नहीं हो पाती, पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती। तो 2 प्रकार की मृदा के प्रकार होते हैं। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे, जैसे बलुई, ठीक है, पांशु, दोमट, ये इत्यादि थे। रंग के आधार पर लाल, पीली, काली इत्यादि प्रकार की मृदा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदा को उसकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। ये वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA
मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट, इसमें आपको इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, अल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्टीसॉल, एरिडीसॉल्स, मॉलिसॉल्स, ये जो वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ये वर्गीकरण है USDA यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये उनका वर्गीकरण है। ठीक है, ये वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा नॉलेज में रखना है, क्योंकि आगे चलकर आपको ये काम देगा। लेकिन हमें भारतीय मृदा को हम अलग से विभाजित करते हैं, उनके रंग के आधार पर, संयोजन के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर हम उसको अलग से क्लासीफाई करते हैं। देखिए, इनकी उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को हम अलग प्रकार से विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहले है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, सूक्ष्म मृदाएं, लवण युक्त मृदाएं, पीठमय मृदाएं और वन मृदाएं। ये 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपको भारत का एक मैप भी दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है मृदा के प्रमुख प्रकार, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आपको अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न है मृदा के वर्गीकरण जो हमने किया है वो मिल जाएगा। तो हम पहली मृदा के बारे में चर्चा करते हैं, जलोढ़ मृदाएं। ठीक है, एलुवियल सॉइल हम इसको कहते हैं। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भाग में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, कौन से क्षेत्रों में मिलती है। जलोढ़ मृदाएं जो होती है ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, नदी घाटियाँ होती हैं, उनमें इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग जो है वो इस प्रकार की मृदाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं के वाहित तथा निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान तक मिलती है। ओके, प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। देखिए, आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगा, डॉट 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 में जो आपको दे रखा है पार्ट, ये पूरा का पूरा जो रीजन है जलोढ़ मृदा का रीजन आपको मैप में देखने को मिलेगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में मैप दिया हुआ है, आप देखें। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी भाग और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ होता है जो प्रतिवर्ष नवीन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरकता को बढ़ा देता है। बांगर जो होता है ये पुराना जलोढ़ होता है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी अथवा अर्थार्थ कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दोमट व मृग में है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाले समय अवधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं में गहन कृषि की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जलोढ़ मृदाएं जो होती है वो कृषि के लिए जानी जाती हैं और विशेषकर गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र की घाटियों में इस प्रकार की मृदा प्राप्त में होती है। जो भी हम पढ़ कर आए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसका रंग निक्षेपण की गहराई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इनमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। देखिए, काली मृदा का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, हमारा पठारी रीजन। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में भी आपने अच्छे से, 9 में आपने अच्छे से पढ़ा था और अभी कक्षा 11 में आप स्थलाकृतिक स्वरूप को, हालांकि आपके चैप्टर नहीं है फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार रीजन है ये जो है ये आग्नेय शैलों से बना है। ठीक है, आग्नेय शैलों से बना है, यूँ कहें ज्वालामुखी क्रिया से बना है। तो यहाँ
जो मृदा विकसित हुई है, मृदा का निर्माण हुआ है, वो किस प्रकार की हुई है? काली मृदा विकसित हुई है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिम भागों में गहरी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन से राज्यों में पाई जाती हैं। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में, दक्कन के पठार वाले भाग में इस प्रकार की काली मृदा हमें देखने को मिलती है। इन मृदाओं को रेगर या रेगुर नाम आता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम रेगुर भी कहते हैं, है ना। रेगर तो ये गलत नाम है, रेगुर ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही नाम इसका रेगुर है। रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पे काली मृदाएं मृग में गहरी और अपारगम्य होती है, यानी कि इनमें जो जल सोखने की क्षमता होती है वो अधिक देखने को मिलती है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर ही सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी इस प्रकार की मृदा में हो जाती है। ठीक है, सूखने पर ही कड़क हो जाती है और इसमें छिद्र बहुत अधिक गहरे हो जाते हैं। ऐसा लगता है किसी ने इसमें जुताई कर दी हो, किसी ने इसमें हल चला दिया और ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई कर दी हो। इस कारण फसलों को विशेष रूप से जो वर्षाधीन फसलें शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोहे, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के तत्व में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले व स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न अभावों में होता है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है, जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है। इस मृदा का जो रंग होता है लाल रंग, रवेदार तथा कांयती चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको इन चट्टानों में ज्वालामुखी तत्व देखने को मिलते हैं काली मृदा में, और जब इस पर जल की क्रिया होती है तो ये ऑक्साइड में बदल जाती है, और ऑक्साइड का रंग जो वो ऑलमोस्ट रेड कलर का होता है। इसलिए ये मृदाएं कुछ लाल प्रकार की और गंगा के निचले भागों में पीली प्रकार की जैसी मृदा देखने को मिलती है। जल योजित होने के कारण ये पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती है। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन से रीजन में कहाँ मिल रही है ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें किन तत्वों की प्रधानता है और किन तत्वों की कमी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लेटराइट मृदा। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखना है, लेटराइट जो है वो उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहाँ तापमान उच्च रहता है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम होती है, यानी कि बहुत अधिक तीव्र ढाल से ये मृदा नीचे की ओर विस्थापित होती है, वर्षा अधिक होती है और इसमें तापमान भी अधिक बना रहता है, और वर्षा के क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की यौगिक भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा में तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की मृदाएं मोस्टली उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहां वर्षा का क्षेत्र अधिक देखने को मिलता है।
लो ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लैटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। यानी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जहाँ पर उर्वरकता अधिक पहुँचानी पड़ती है इस प्रकार की मृदाओं में। देखिए ये मृदा कहाँ देखने को मिलती है आपको? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटराइट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। मकान बनाने के लिए लैटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। जो ऊंचे क्षेत्र हैं जहाँ पर निक्षालन की क्रिया अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, वहाँ इन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। लैटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा और असम की पहाड़ी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कौन कौन से राज्यों में मिलती हैं ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म मृदाएं, एरिड सॉइल। सूक्ष्म मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिश तक होता है। यह सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों की मृदाएं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होता है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें जब पाई जाती है। मृदा की तली में संस्तर के कंकड़ों की परतें के बनने के कारण पानी का काफ़ी जो रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभी लाक्षणिक रूप से विकसित हुई है। ये मृदाएं अनुवर है क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की मृदाएं मोस्टली उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ तापमान, जलवायु बहुत ऊंचा रहता है, ठीक है, बहुत हाई रहता है। ऐसे कंडीशंस में हमें इस प्रकार की मृदा देख। नेक्स्ट हम बात करते हैं लवण मृदाएं। ठीक है, लवण मृदाएं क्या होती हैं? जिसमें लवणता की मात्रा देखने को मिलती है। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनुवर होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इन क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं? इस प्रकार की वनस्पति में लवणीय मात्रा, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व हमें देखने को मिलते हैं। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर दोमटी प्रकार की होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा रीजन और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है। तो केशिका क्रिया का अर्थ क्या होता है? जब नमक वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से ऊपर की ओर सतह पर आ जाता है उसे हम केशिका क्रिया कहते हैं और मृदा की सबसे ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, मृदा की लवणता की समस्या को निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीठमयी मृदा। ठीक है, पीठमयी मृदा कहाँ देखने को मिलती है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े व काले रंग की होती है।
अनेक स्थानों पर यह क्षारीय भी है। यह मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों और उड़ीसा और तमिलनाडु में देखने को मिलती है। इस प्रकार की मृदाएं अलग अलग कैरेक्टर्स की होती हैं। वन मृदाएं, अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं प्राप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में के अनुसार मृदा का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दोमटी व पांशु होती हैं तथा ऊपरी ढालों में मोटे कोणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का नाछादन होता रहता है, यानी कि मृदाएं वर्षा के जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती रहती है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। ऊपर की चर्चा में स्पष्ट होता है कि मृदाएं इनके गठन गुण और प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण में वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं। किसी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय और निम्नीकृत होती हैं। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों का गहरा प्रभाव डालती है जिसका स्वयं का एक अंग हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा अवकर्षण क्या होता है। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरकता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी मृदा अवकर्षण का मतलब होता है जब मृदा की जो उर्वरकता होती है, यानी उसका जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाए तो उसका अवकर्षण कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इनमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मृदा अवकर्षण है उसमें भू आकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार ये अलग अलग वेरिएशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। जो मृदा का जो ऊपरी आवरण होता है उसका हम यदि विनाश कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं, यानी जो बहने वाला जल होता है बहुत तेज गति से जब बहता है या पवनें बहुत तेज गति से चलती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है और मृदा एक स्थान से उड़कर किसी अन्य दूसरे स्थान पर चली जाती है। निर्माणकारी प्रक्रिया शाश्वत घटित होती रहती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परतों के कणों में जुड़ने से होती है। कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है जिससे मृदा की अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगी है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। यानी हम क्या देखते हैं कि मृदा अपरदन के लिए मुख्य कारक में प्राकृतिक और मानवीय कारक का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो मृदा अपरदन अधिक देखने को मिलता है। इसमें जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग अधिक बढ़ी है तो मृदा अपरदन हुआ है। मानव बस्तियां बसी है, कृषि का क्षेत्र बढ़ा है, पशुचारण हुआ है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मृदा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। तो पवन द्वारा अपरदन कहाँ देखने को मिलता है? जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ वनस्पति देखने को नहीं मिलती, उन क्षेत्रों में बहुत तेज तीव्र गति से हवाएं चलती है जो मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। तो बाढ़ के द्वारा या पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार का अपरदन हमें देखने को मिलता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और ये भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन के रूप में और अवनलिका अपरदन के रूप में। ठीक है, परत अपरदन समतल भूमियों व मूसलाधार वर्षा के द्वारा बाद होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो पवन के द्वारा होता है और एक बहते जल के द्वारा, ये नदियों के द्वारा होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, जल अपरदन के दो रूप होते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं एक तो पवन अपरदन, वो अलग हो गया,
अब जल अपर्दन में दो रूप है, एक है परत अपर्दन, एक है अवनिलिका अपर्दन। परत अपर्दन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। ठीक है, जो परत अपर्दन होता है वो समतल भूमि होती है और वहाँ जब मूसलाधार वर्षा होती है तो परत दर परत हटा दी जाती है और इसमें मृदा का क्या देखने को मिलता है, हटाना आसानी से दिखाई भी नहीं देता। मतलब हमें पता नहीं चलता कि मृदा हट रही है, लेकिन धीरे धीरे मृदा हटती जाती है। किंतु ये अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है। और अवनलिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा की गहरी हुई अवनलिकाएँ कृषि भूमियों के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जैसे आप देखें चित्र के माध्यम से मृदा अपर्दन आपको दिखाया गया है। तो अवनलिका अपर्दन और परत अपर्दन। परत अपर्दन में क्या होता है, जो परतें ऊपर की होती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बाढ़ जैसी परिस्थिति में या वर्षा हो जाने की परिस्थिति में वो ऊपरी परत धीरे धीरे हटती रहती है। और अवनिलिका अपर्दन में क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पे जो पानी की जो एक वेव होती है, दहार होती है, वो बहुत तीव्र गति से आती है और मृदा को साथ में लेके वे आती रहती है। जिस प्रदेश में अवनलिकाएँ तथा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। तो उत्खात भूमि का मतलब क्या होता है, जहाँ अवनलिकाएँ, जहाँ पर बहुत गहरी गहरी नालियाँ बन जाती है, बीहड़ बन जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम उत्खात भूमि स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी हानि की बात है कि जो भूमि समतल है, उपजाऊ लिए हुए है, या वहाँ वनस्पति अधिक होती है, पर्वतीय क्षेत्रों पे वो तो धीरे धीरे वो बीहड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह के क्षेत्रों में अवनलिका अपर्दन संभव है? मृदा अपर्दन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। तो नदी की घाटियों में जो अपरदित पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से क्या देखने को मिलता है, जो इनकी क्षमता होती है वो निरंतर घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन मृदा अपर्दन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर रखकर अपर्दन को रोकने का प्रयास करती है। पत्तियां और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपर्दन पर इसका प्रभाव देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने से फिर मृदा अपर्दन अधिक होता है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरकता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा का पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरकता घट जाती है। ये समस्या नदी की घाटियों में उन सभी समावेशी क्षेत्रों कमांडेड एरिया में दिखे जो हरित क्रांति के आरंभिक काल में भोगी थी। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि अवकर्षण की जो समस्या है वो भारत में विकराल रूप धारण कर चुकी है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों के ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि मृदाओं का उद्धारण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसी अवस्था में मृदा का अवकर्षण या मृदा का अपर्दन अधिक होता रहेगा। अब हम ये देखें कि मृदा संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्यों मृदा संरक्षण करना आवश्यक है। यदि मृदा अपर्दन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्ट मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। यदि हम प्रयास करते हैं तो शायद हम काफ़ी हद तक इन्हें रोक भी सकते हैं। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो स्पष्ट है मानव को इसे रोका भी जा सकता है, मानव इसे रोक भी सकता है। संतुलन बनाए रखने की प्रकृति के लिए अपने नियम से बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानव को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने में पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखी जाती है। मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जा सकता है और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। जब हम कोई किसी पद्धति को सही ढंग से अप्लाई नहीं करते तो उस स्थिति में मृदा अपरदन या नवनली का अपरदन जैसे हुआ, मृदा का अवकर्षण हुआ, यह हमें अधिक देखने को मिलता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। जहाँ पर ढाल अधिक होता है वहाँ कृषि कार्य नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होता है। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस प्रकार सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेना चाहिए। जैसे आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, यह सीढ़ीदार खेत बना के कृषि कार्य किया जाना चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए। ग्रामवासियों को इसके दुष्परिणाम से अवगत करवाकर इन्हें सुचारू रूप से करना पड़ता है। अति चराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समुच्चय रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समुच्चय रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी करना, नियंत्रित चराई करना, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती, विशेष्यावर्तन यानी कि अलग अलग प्रकार की कृषि के पैटर्न को लेना, बदल बदल के कृषि करना आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए पर्याय किया जा सकता है। अम्लनलिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुलियाकार अम्लनलिका को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अम्लनलिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोककर बांधों का श्रृंखला बनाई जा सकती है। अम्लनलिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ये कार्य अम्लनलिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर तथा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला के द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। बनाकर वन्य कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चरागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि अनुसंधान संस्थान काजरी के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने का प्रयोग किया है। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि के संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना नहीं ही चलाई गई। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग में समन्वित योजनाएं हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि की सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं इस चैप्टर में बताया गया है। इस अध्याय में हमने ये पढ़ा मृदा का अपरदन हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा अपरदन यदि होता रहेगा तो हमें पोषक मृदा नहीं मिलेगी, तो हम भोजन और वस्त्र बनाने की जो कृषि हम कार्य हम करते हैं वो नहीं हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें हमारा दायित्व बनता है, एक जागरूक नागरिक के द्वारा हमें दायित्व बनता है कि हमें अपने जिम्मेदारी को समझना चाहिए, वृक्षों को उगाना चाहिए, मेड़बंदी करनी चाहिए ताकि मृदा अपरदन कम से कम हद तक हो। और यूँ कहें कि ना के बराबर हम मृदा अपरदन करें। पानी को व्यर्थ नहीं बहाएं जिसके माध्यम से मृदा ढीली पड़ती है, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों में हम कुछ इस तरह के इंतजाम करें कि बाढ़ का पानी जो होता है वो तीव्र गति से ना जाए, तो हमें उसके भी इंतजाम करने चाहिए और हम काफ़ी हद तक मृदा अपरदन को रोकने में अपना प्रयास कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी फर्स्ट बुक जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए थे, ऑलमोस्ट 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके आगे के चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में शामिल है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।